Hello students, today our topic of discussion is flowering. Flowering a very basic process of plants जिसमें हमारे पास plants अगर flowering show करते हैं तो reproduction आप उसको consider करोगे and from that reproduction a fruit is formed. So basic topics we have done like absorption of water and translocation in phloem जिसमें food and water translocation we have studied. Now we'll study flowering and flowering में हम बहुत सारे सब topics consider करेंगे like व्हाट इज फ्लोरल एवोकेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लोरल एवोकेशन को इफेक्ट करते हैं, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेगुलेशन जो इन्वॉल्व होती हैं फ्लावरिंग में, देन व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम इन फ्लावरिंग एंड देन वर्नलाइजेशन, कौन से फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल इंटरनल जो फ्लावरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. वी विल डिस्कस ऑल दैट. सो फ्लावरिंग में सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट इज फ्लोरल एवोकेशन. फर्स्ट हेडिंग इज फ्लोरल एवोकेशन. फ्लोरल एवोकेशन का मतलब है फ्लावर फॉर्मेशन. सो फ्लावर इनिशिएशन जब भी होगा मीन्स वेन एवर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इज इनिशिएटेड वी कॉल इट फ्लोरल एवोकेशन. सो सिंपली फ्लोरल एवोकेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द प्रोसेस इन विच द शूट मेरिस्टेम is specifically committed to produce flowers. जब हम ये कहेंगे कि अब शूट मेरिस्टेम इज कमिटेड टू प्रोड्यूस फ्लावर्स तो हम कहते हैं फ्लोरल इनिशिएशन हो रहा है, मीन्स फ्लावर फॉर्मेशन का इनिशिएशन हो रहा है. वी कॉल इट फ्लोरल एवोकेशन. फ्लोरल एवोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कब डिसाइड होगा कि अब एक प्लांट में फ्लावरिंग आपको मिल सकता है? तो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. तो फ्लोरल एवोकेशन के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जिसकी वजह से फ्लोरल एवोकेशन हमें मिलेगा, वो फैक्टर्स दो टाइप के हो सकते हैं. दे मे बी एक्सटर्नल और दे मे बी इंटरनल. एक्सटर्नल में एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएंगे ऑब्वियसली. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर लाइट एंड टेम्परेचर. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइट एंड टेम्परेचर जो कंट्रोल करते हैं. इंटरनल फैक्टर्स में हम बहुत सारे फैक्टर्स ले सकते हैं लाइक उसमें वेजिटेटिव करेक्टर्स कंसिडर किए जा सकते हैं. सम प्लांट्स हैव अ टिपिकल करेक्टरिस्टिक लाइक उसमें लीफ नंबर जो है वो अचीव होना चाहिए. इतना लीफ नंबर अचीव हो जाएगा देन उसमें फ्लावरिंग होगा. वो रिप्रेजेंट करता है कि उसकी उतनी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए बिफोर एंटरिंग इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज. सो वेजिटेटिव करेक्टर्स हो सकते हैं लाइक प्लांट का लीफ नंबर डिसाइड करेगा या उसकी हाइट डिसाइड करेगी. देन उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हम ले सकते हैं, शुगर कंटेंट, क्योंकि अगर उसके पास अच्छा फोटोसिंथेसिस, अच्छी शुगर्स है, एनर्जी अच्छी है, तभी आगे वो रिप्रोडक्शन में पुट करेगा. देन उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के साथ ले सकते हैं हार्मोन लेवल कैसा है. कुछ हार्मोन्स होते हैं स्पेसिफिकली जो इन्वॉल्व होते हैं फ्लावरिंग में. तो अगर वो हार्मोन्स प्रेजेंट हैं तो विल से कि हार्मोन्स की वजह से उसमें फ्लावरिंग हो रहा है. सो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हम फ्लोरल एवोकेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, जो फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं. Now floral evocation or initiation of flowering is regulated by different type of regulation. तो हम basically अब flower formation का regulation study कर रहे हैं. Regulation में basically होगा कौन से factors हैं जो responsible हैं जिसकी वजह से आपको flowering मिलता है. तो हमारे पास तीन factors हम लेंगे, basically तीन type की regulation है. First is autonomous regulation. Second is obligate or we can call it qualitative. And the third type of floral evocation regulation is facultative or quantitative. So we have three type of regulation: ऑटोनॉमस रेगुलेशन, ऑब्लिगेट और क्वालिटेटिव रेगुलेशन, फैकल्टेटिव और क्वांटिटेटिव रेगुलेशन. थ्री टाइप्स की रेगुलेशन है हमारे पास. रेगुलेशन किस बात पे डिपेंडेंट है? लाइक ऑटोनॉमस रेगुलेशन, ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेटरी, हम इसे कह सकते हैं. सेल्फ रेगुलेटरी मीन्स द फ्लावरिंग इज रेगुलेटेड बाय इंटरनल फैक्टर्स ओनली. ठीक है. सो ऑटोनॉमस रेगुलेशन का मतलब है जब वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ खुद की रेगुलेशन है. दैट मीन्स
controlled by internal factors only. Internal factors play role in flowering. एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। जो भी पर्टिकुलर फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स तब फ्लावरिंग हमें मिलेगा। ऑब्लिगेट और क्वालिटेटिव मीन्स, ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटेटिव मीन्स यहाँ पे अमाउंट मैटर नहीं कर रहा कि आप कौन सा फैक्टर कितना दे रहे हो या कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है। यहाँ मैटर क्या कर रहा है कि जो फैक्टर चाहिए उसकी क्वालिटी पे डिपेंडेंट है ये। दैट मीन्स अगर सपोज प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो पर्टिकुलर लाइट उसको प्रोवाइड करना जरूरी है, अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ दिस लाइट द प्लांट विल नॉट शो फ्लावरिंग। सिमिलरली अगर सपोज उसको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो जितना टेम्परेचर उसको रिक्वायरमेंट है उतना टेम्परेचर उसको मिलेगा, देन ऑल्सो इट कैन शो फ्लावरिंग। सो इस केस में कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर हो सकता है जिसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फ्लावरिंग होगा। दैट मीन्स जो ऑब्लिगेट और क्वालिटेटिव फ्लावरिंग है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली। जो ऑटोनॉमस रेगुलेशन था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन इंटरनल फैक्टर्स ओनली। ऑब्लिगेट और क्वालिटेटिव इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली, और उसमें कोई पर्टिकुलर फैक्टर चाहिए, वो फैक्टर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, देन ओनली इट विल शो फ्लावरिंग। थर्ड हमारे पास आता है जो फैकल्टेटिव और क्वांटिटेटिव रेगुलेशन। सो फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको हम मानते हैं इट कैन स्विच, और क्वांटिटेटिव दैट मीन्स यहाँ पे हम अमाउंट कंसिडर कर रहे हैं, क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन is based on both internal as well as external factors. That means हम ये कह सकते हैं कि इसमें सपोज जो एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट है वो उसे मिल जाता है, देन वेल एंड गुड। अगर वो नहीं मिलता है तो ये प्लान जो है वो इंटरनल फैक्टर्स के बेसिस पे भी रेगुलेशन कर सकता है। क्वांटिटी मतलब अगर आपके पास 2-3 फैक्टर्स ऐसे एक्यूमुलेट हो गए जो फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, तो जितने ज़्यादा एक्यूमुलेट होता जाएगा उतने चांसेस हैं ज़्यादा फ्लावरिंग के मिलने के। सो इसमें ऐसा नहीं है कि टिपिकली अगर रेड लाइट चाहिए तो रेड लाइट के बिना फ्लावरिंग नहीं होगा। अगर स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है तो हम उसे कंसिडर करते हैं इन ऑब्लिगेट रेगुलेशन। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फैकल्टेटिव की, तो सपोज अगर हम कहते हैं उसको रेड लाइट से जो फ्लावरिंग है वो एनहांस होता है, तो अगर सपोज उसको रेड लाइट नहीं मिलता है लेकिन कोई और फैक्टर जैसे सपोज हार्मोन कंटेंट उसका अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अच्छा है, या जो टेम्परेचर उसको चाहिए था वो एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट उसे मिल रहा है, देन इट कैन शो फ्लावरिंग। सो फैकल्टेटिव मीन्स इट कैन स्विच कि इंटरनल फैक्टर्स के बेसिस पे फ्लावरिंग करना है या एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पे, वो स्विच कर सकता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। तो ये स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, बट रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, रिक्वायरमेंट जो है वो इंटरनल भी हो सकता है। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ रेगुलेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन फ्लावरिंग। सो बेसिकली फ्लावरिंग में व्हाट वी कंसिडर, सपोज हमारे पास प्लांट है, प्लांट के डिफरेंट फेजेस होते हैं और अल्टीमेटली हम फ्लावरिंग कंसिडर करते हैं। सो प्लांट में एक हमारे पास हो सकता है जुवेनाइल फेज, मीन सीडलिंग से थोड़ा सा प्लांट जब बड़ा हो जाता है वी कॉल इट जुवेनाइल फेज, जब वो बहुत यंग है, देन इट एंटर्स इनटू द वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज को हम मेच्योर फेज मानते हैं जब वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी अचीव कर चुका है। वंस इट कंप्लीटेड इट्स vegetative phase, then it enters into the reproductive phase. So अगर हम इस फेज को यंग कंसीडर कर रहे हैं तो हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को दोनों को ही मेच्योर फेजेस कंसीडर करते हैं। डिफरेंस इज दिस, यहाँ पे आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगा, प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ मिलेगा, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, रिप्रोडक्टिव फेज में हमें फ्लावरिंग भी मिलेगा। सो रिप्रोडक्टिव फेज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स फ्लावरिंग, और यू कैन से फ्लोरल एवोकेशन। जैसे ही वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो कौन से फेज में एंटर करेगा, रिप्रोडक्टिव, और उसमें वो क्या शो करेगा, फ्लावरिंग, फ्लावर फॉर्मेशन यहाँ, तो इसलिए हम टर्म यूज कर सकते हैं फ्लोरल एवोकेशन। सो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो जनरली जुवेनाइल फेज जो होता है उसमें हाइट छोटा हो सकता है, नंबर ऑफ लीव्स जो हैं उनका नंबर जो है कम हो सकता है, लीव का साइज जो है स्मॉल हो सकता है, जो उसकी ग्रोथ है वो अभी धीरे धीरे हो रही है। तो जुवेनाइल फेज से वो धीरे धीरे किस फेज में एंटर करता है, वेजिटेटिव फेज। तो जब वो एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करता है तो यूजुअली जो चेंजेस आते हैं वी कॉल इट फेज ट्रांजिशन।
बट जुवेनाइल फेज में सिर्फ हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं वेजिटेटिव फेज के साथ कि वेजिटेटिव फेज अगर मेच्योर फेज ये है तो जुवेनाइल वाला हाइट में कम हो सकता है, लीफ साइज, लीफ स्ट्रक्चर, लीफ नंबर, इन सब में वेरिएशन आ सकता है, रूट लेंथ कम हो सकती है, शूट लेंथ कम हो सकता है, जस्ट ये चीजें हैं। तो अब जब फेज ट्रांजिशन होता है, जब वो जुवेनाइल से वेजिटेटिव में एंटर कर रहा है, तो धीरे धीरे जस्ट ग्रोथ ज्यादा हो रही है, एक नंबर इंक्रीज कर रहा है या साइज इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है दिस इज वेरी ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स स्लोली, धीरे धीरे वो ट्रांजिशन करता है। आपको सडनली पता नहीं चलता कि कब वो जुवेनाइल से वेजिटेटिव फेज में एंटर कर गया, कब वो मेच्योरिटी गेन कर गया है, ठीक है। सो ये जुवेनाइल टू वेजिटेटिव फेज, फेज ट्रांजिशन इज ग्रेजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएंगे। और हो सकता है कि आप जब कंपैरिजन करोगे तो आपको क्लियर पता चलता है कि हाँ पहले जुवेनाइल फेज था और अब वेजिटेटिव फेज है। बट जब वो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है, दिस ट्रांजिशन इज वेरी एब्रप्ट और यू कैन से इट इज नॉट ग्रेजुअल। यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है एब्रप्ट मीन्स आपको एकदम से आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि पहले वो वेजिटेटिव फेज में था, अब जैसे ही उसमें फ्लावर बनना स्टार्ट होगा आपको बड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा, फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाएगा तो कलर्ड पेटल्स एंड ऑल जो भी स्ट्रक्चर है वो क्लियरली विजिबल होगा। तो जैसे ही वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करता है उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज में जो ट्रांजिशन, जो चेंजेस आएंगे दे आर एब्रप्ट और यू कैन से फास्ट, दे आर नॉट वेरी ग्रेजुअल, ठीक है। तो मोस्टली जुवेनाइल फेज का अगर शूट मेरिस्टम हम कंपेयर करें विद वेजिटेटिव फेज शूट मेरिस्टम तो आपको डिफरेंस कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा जस्ट उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में डिफरेंस हो सकता है, हाइट, लीफ नंबर एंड ऑल, लेकिन जो शूट मेरिस्टम है वो वैसा ही है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें विद रिप्रोडक्टिव फेज, तो जब रिप्रोडक्टिव फेज होगा जो शूट मेरिस्टेम होता है, जो शूट टिप होती है या जो ब्रांचेस की टिप्स होती हैं, क्योंकि फ्लावर कहीं भी अराइज कर सकता है, वो शूट टिप पे या ब्रांचेस के टिप पे अराइज कर सकता है। तो अगर सपोज हम ये शूट टिप शो कर रहे हैं, एक वेजिटेटिव फेज का जो मेरिस्टेम है वो साइज अगर ये है, तो रिप्रोडक्टिव फेज का जो मेरिस्टेम जिसको अब हम, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज है, फ्लोरल एवोकेशन है, तो आई कैन से दिस इज फ्लोरल मेरिस्टेम। इसको हम फ्लोरल मेरिस्टेम कह सकते हैं, इसको हम वेजिटेटिव मेरिस्टेम कह सकते हैं। ठीक है। सो वेजिटेटिव शूट मेरिस्टेम से जब वो फ्लोरल मेरिस्टेम बनाएगा तो बेसिकली आपको जो चेंजेस मिलेंगे वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड चेंजेस होते हैं। और सबसे बड़ा चेंज क्या होता है, दैट फ्लोरल मेरिस्टेम इज बिगर इन साइज। आपको क्लियर कट पता चलता है कि ये जो मेरिस्टेम था पहले अगर साइज इतना है तो फ्लोरल में उसका साइज जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। अब साइज उसका बड़ा हो रहा है, दैट डजंट मीन कि जो उसके वेजिटेटिव के सेल्स थे वो इंक्रीज कर गए, नो। इस केस में क्या होता है, सेल डिविजन्स होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वेजिटेटिव शूट मेरिस्टेम बहुत ज़्यादा सेल डिविजन्स करेंगे और फिर फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएंगे। और सेंट्रल पोर्शन में देखा गया है डिविजन्स फास्ट होती हैं और इस वजह से बेसिकली उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, जो फ्लोरल मेरिस्टेम है। तो एक तरह से नंबर ऑफ सेल्स उसमें इंक्रीज किए हैं, उसका साइज इंक्रीज नहीं किया। जो सेल्स हैं, सेल्स का साइज नहीं इंक्रीज किया, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज किए, इसलिए टोटल मेरिस्टेम अगर हम कहेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ कम था, यहाँ ज्यादा है। तो फ्लोरल मेरिस्टेम का बिगर साइज होता है, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है जिससे हमें पता चलता है कि अब जो प्लांट है दैट इज एंटरिंग इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज फ्रॉम द वेजिटेटिव फेज। तो क्लियर कट एक डेफिनेशन आपको पता चलती है कि हाँ अब जो फ्लावर है जो है वो बनने जा रहा है, या जो प्लांट है वो कौन से फेज में एंटर कर गया है, इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज। तो जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा और ये फ्लोरल मेरिस्टेम बनना स्टार्ट हो गया, दैट मींस वी विल से कौन सा प्रोसेस हो गया, फ्लोरल एवोकेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर स्टार्ट हो चुका है, वी कॉल इट फ्लोरल इनिशिएशन। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया टाइप्स ऑफ रेगुलेशन कैसी है। अब आपके पास फैक्टर्स दो तरह से हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सो फर्स्ट हम एक्सटर्नल फैक्टर्स लेंगे, देन विल टेक इंटरनल फैक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग पाथवेज क्या क्या हो सकते हैं, विल डिस्कस दैट। सो फर्स्ट विल डिस्कस एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में दो फैक्टर्स हमने बहुत इंपॉर्टेंट लिए थे, लाइट एंड टेम्परेचर। फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर विल टेक लाइट। लाइट के बेसिस पे हम एक फिनोमिनन स्टडी करेंगे, वी कॉल इट फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म सिंपली क्या है, इट इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट डे लेंथ बाय प्लांट्स। सिंपली हम इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एबिलिटी टू डिटेक्ट डे लेंथ by plants।
डे लेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे वो फ्लारिंग शो करते हैं, उसको हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। बेसिकली जो फोटोपीरियोडिज्म है, इट्स ए टाइप ऑफ सर्कैडियन रिदम. So we'll discuss this topic circadian rhythm in detail in the later lectures. सो सर्कैडियन रिदम सिंपली अभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो वो प्रोसेसेस जो बार बार रिपीट होती हैं, रिदमिक प्रोसेसेस वी कॉल इट. जैसे फ्लारिंग जो है वो आपको कई प्लांट्स में आपको ईयर आफ्टर ईयर हर सीजन में आपको फ्लारिंग मिलता है. मीन्स वो सेम सीजन, जैसे स्प्रिंग सीजन में कई फ्लार करते हैं, कई विंटर सीजन में फ्लार करते हैं, तो एवरी ईयर इन दिस सीजन आपको फ्लारिंग मिलेगा. कई थ्रू आउट द ईयर भी फ्लारिंग करते हैं, मीन्स वो रिपीटेड फ्लारिंग कर सकते हैं. तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्लारिंग. फ्लारिंग के लिए हमने टर्म यूज किया फोटोपीरियोडिज्म, क्योंकि डे लेंथ के बेसिस पे फ्लारिंग हो रहा है. और फोटोपीरियोडिज्म एक्चुअली क्या है, एक सर्कैडियन रिदम है, वो प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो सकता है. जैसे फोटोपीरियोडिज्म में अगर हम फ्लारिंग को कंसीडर कर रहे हैं तो फ्लारिंग बार बार रिपीट किया जा सकता है, इसलिए फ्लारिंग एक टाइप ऑफ सर्कैडियन रिदम है. अब जो फोटोपीरियोडिज्म है उसकी सिंपल डेफिनेशन हमने कहा एबिलिटी टू डिटेक्ट डे लेंथ, क्योंकि डे लेंथ को डिटेक्ट करके वो डिफरेंट फंक्शंस प्लांट्स जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं. नॉट इवन प्लांट्स, ये आपको एनिमल्स में भी मिलता है. फोटोपीरियोडिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ डे लेंथ. मतलब वो डे लेंथ को डिटेक्ट करके प्लांट्स भी और एनिमल्स भी हमें डिफरेंट अपने फंक्शंस दे सकते हैं. लाइक अगर सपोज हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो डे लेंथ पे डिपेंडेंट होती हैं. लाइक आपने सुना होगा एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो विंटर स्लीप शो करते हैं, मीन्स विंटर्स में वो लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, या वो समर स्लीप शो करते हैं. तो अगर वो विंटर में स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं हाइबरनेशन की. जो एनिमल है वो हाइबरनेट कर गया. अगर वो समर में टू अवॉइड एक्सेसिव हीट अगर वो स्लीप पे जा रहे हैं तो उसको हम कह देते हैं एस्टिवेशन. ठीक है, ये तो हो गया जिसमें जो एनिमल हैं वो थोड़े से डोमिनेंट हो जाते हैं, कभी वो विंटर में स्लीपिंग पे चले जाते हैं, कभी वो समर्स में. ठीक है, लेकिन दूसरा और भी आपको एनिमल्स में मिल सकता है, लाइक रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी. ठीक है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी हम यहाँ ये ले रहे हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर सीजन में एक्टिव होते हैं जिसमें वो रिप्रोडक्शन या मेटिंग शो कर सकते हैं. कुछ विंटर्स में करते हैं, कुछ समर्स में करते हैं, तो उनको डे लेंथ वो डिटेक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी शो करेंगे. ठीक है, देन जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, तो अगर एक्टिविटी डिफर कर रही है सीजन के अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं जो उनका एडिशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है या पॉपुलेशन ग्रोथ है, कब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी ऑब्वियसली इस एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होगा कि ऑफस्प्रिंग्स का एडिशन कैसे होगा, मींस उनके पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो उस पर डिपेंडेंट होगा. तो एनिमल्स बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम कह सकते हैं डिपेंडेंट है उनका डे लेंथ के ऊपर. सिमिलरली जैसे हमने एनिमल्स में किया, सिमिलरली प्लांट्स में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो वो डे लेंथ के बेसिस पे परफॉर्म करता है. प्लांट्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले लिया फ्लारिंग. और बेसिकली फ्लारिंग जो है वो भी तो रिप्रोडक्शन है. तो लाइक एनिमल्स, जैसे हम कह रहे हैं उनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी सीजन टू सीजन और ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है, वैसे ही इसका भी फ्लारिंग जो है वो रिप्रोडक्शन है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, वो भी वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू सीजन. एक साल में वो एक से ज़्यादा बार भी फ्लारिंग कर सकता है, वो एक साल में एक बार कर सकता है. अब थ्रू आउट द लाइफ साइकिल भी वो एक बार कर सकता है, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल वो बहुत बार कर सकता है. तो इसलिए हम इसको फोटोपीरियोडिज्म डे लेंथ के अकॉर्डिंग ले रहे हैं. फ्लारिंग जो है डिपेंडेंट है किस पे, डे लेंथ पे. अगर प्लांट को रिक्वायरमेंट है तो वो आपको लाइट तो चाहिए ही चाहिए उसको फ्लारिंग के लिए. क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है तो हम कहेंगे ऑब्लिगेट, लाइट के बिना वो कर नहीं सकता. लेकिन अगर क्रिटिकल नहीं है तो वो किसी और फैक्टर के बेसिस पे भी फ्लारिंग शो कर सकता है. अब प्लांट्स में एक एग्जांपल हमने ले लिया फ्लारिंग. दूसरा हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स. प्लांट जो है स्टोरेज ऑर्गन्स किस लिए बनाता है, सो दैट इट कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस. पेरिनेशन भी हम कह सकते हैं. पेरिनेटिंग ऑर्गन्स वो होते हैं विच हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस. लाइक अगर हमने देखा पोटैटो बनाया ट्यूबर, तो पोटैटो में बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो प्लांट प्लांट जो है वो उसको पेरिनेशन में हेल्प करता है. पोटैटो जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है बाकी प्लांट पार्ट डाई कर जाता है, बट पोटैटोज रह जाते हैं और पोटैटो से नेक्स्ट ईयर फिर से आपको नया प्लांट मिल जाएगा. तो वो ऑर्गन्स जिनको हम स्टोरेज ऑर्गन्स भी कह रहे हैं, पेरिनेटिंग ऑर्गन्स भी आप कंसीडर कर सकते हो जो सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, या स्टोरेज ऑर्गन्स जिसे कहेंगे जो किसी भी रिजर्व फूड मटेरियल की स्टोरेज के लिए बनाया है. ठीक है, हम स्टोरेज ऑर्गन भी ले सकते हैं और पेरिनेटिंग ऑर्गन्स भी ले सकते हैं. पेरिनेटिंग ऑर्गन्स मीन्स दैट हेल्प्स इन पेरिनेशन. एंड व्हाट इज पेरिनेशन? टू सर्वाइव एडवर्स कंडीशंस.
तो प्लांट्स में फ्लावरिंग भी उसके बेसिस पे हो सकता है, प्लांट्स में स्टोरेज ऑर्गन्स का फॉर्मेशन भी इस पे हो सकता है, और कई प्लांट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल या जो वेजिटेटिव है रिप्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डे लेंथ। कौन से सीजन में कौन सा प्लांट किस टाइप की रिप्रोडक्शन शो करेगा वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू डे लेंथ। सो दैट मीन्स जो फोटोपीरियोडिज्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इट्स ए टाइप ऑफ सर्कैडियन रिदम, बट फोटोपीरियोडिज्म डे लेंथ पे डिपेंडेंट है, और फोटोपीरियोडिज्म को हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। मीन्स अगर एनिमल्स रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी अपनी डिफरेंट शो कर रहे हैं तो वो भी फोटोपीरियोडिज्म है। प्लांट्स अगर स्टोरेज ऑर्गन्स बना रहे हैं दैट इज ऑल्सो फोटोपीरियोडिज्म। मोस्ट कॉमनली बुक्स में सिर्फ फ्लावरिंग को लिखा होता है फोटोपीरियोडिज्म, बट फ्लावरिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, क्योंकि डे लेंथ के बेसिस पे जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है उसको हम फोटोपीरियोडिज्म में कंसिडर करेंगे, एंड फ्लावरिंग इज वन ऑफ देम। ठीक है, सो आपके पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए प्लांट्स में और एनिमल्स में जो हम किसका कंसिडर करेंगे, फोटोपीरियोडिज्म का। फोटोपीरियोडिज्म जो है फर्स्ट किस में डिटेक्ट किया गया था, ये पहले स्टडी किया गया था इन टोबैको प्लांट, मैरीलैंड मैमथ वैरायटी था इसका। फोटोपीरियोडिज्म वाज फर्स्ट स्टडीड इन टोबैको प्लांट, मैरीलैंड मैमथ वैरायटी थी ये जिसमें ये स्टडी किया गया था। और ये जो वैरायटी है जो काम किया गया था वो साइंटिस्ट थे गार्नर एंड एलार्ड, 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था। गार्नर एंड एलार्ड detected photoperiodism and they studied this plant, tobacco plant, with Maryland mammoth variety. On the basis of photoperiodism, we have different plant categories. First is SDPs, means short day plants. Then we have LDPs, means long day plants. Then we have SLDPs, short long day plants. Fourth type is LSDPs, long short day plants. And last type is DNPs, that means day neutral plants. So हमारे पास 5 टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। ये जो हमने कैटेगराइजेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म किया है। फोटोपीरियोडिज्म में भी हम बेसिकली फ्लावरिंग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म में भी हम फ्लावरिंग कंसीडर कर रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सी डे लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, उसके बेसिस पे हमने प्लांट की डिफरेंट कैटेगरीज बनाई है। सो फर्स्ट इज शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स नेम इस तरह से दिया गया था इनका कि क्योंकि इनको शॉर्ट डेज चाहिए होते हैं फ्लावरिंग के लिए, सो इनका नाम दे दिया शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स रिक्वायर short days for flowering. Long day plants means they will require long days. अगर हम सीजन के अकॉर्डिंग चेक करें, short days means the season of winter. Winter में we have short days and long nights, but long day plants require long days. Long days means summer conditions. Here we have winter, here we have summer. नाउ इंटरमीडिएट भी कैटेगरीज हमें बहुत सारी मिलती हैं। मोस्ट कॉमन तो शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, बट इफ द प्लांट इज शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, फर्स्ट वी हैव शॉर्ट देन वी हैव लॉन्ग, दैट मीन्स प्लांट विल रिक्वायर शॉर्ट डेज followed by long days. So when do we get these conditions?
शॉर्ट डेज फॉलोड बाय लॉन्ग डेज, तो जनरली शॉर्ट डेज हमने कहा विंटर में होता है, फॉलोड बाय लॉन्ग डेज। तो जब विंटर से धीरे धीरे समर आता है, उसके बीच में एक सीजन आता है, हमें पता है स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या होता है, धीरे धीरे शॉर्ट डेज लॉन्ग होते जाते हैं। सो इसको हम कह सकते हैं दिस रिप्रेजेंट्स अर्ली स्प्रिंग, ठीक है। देन लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग फॉलोड बाय शॉर्ट, इसको में प्लांट्स को क्या चाहिए होगा, दे विल रिक्वायर long days followed by short days, लॉन्ग डेज फॉलोड बाय शॉर्ट डेज। अब ये कंडीशन हमें कब मिलता है, लॉन्ग डेज फॉलोड बाय शॉर्ट डेज, मीन्स लॉन्ग डेज क्या था, समर। जब समर खत्म होता है और उसके बाद शॉर्ट डेज आते हैं, तो पहले विंटर से पहले बीच में क्या आता है, ऑटम सीजन। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स अर्ली ऑटम। ऑटम सीजन को या तो हमें ऑटम सीजन दिया हो सकता है या फिर फॉल, विंटर के लिए तो अर्ली फॉल भी हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली ऑटम सीजन के डेज खत्म होते जा रहे हैं और विंटर के शॉर्ट डेज आते जा रहे हैं, ठीक है। सो हम इसको ऑटम सीजन ले सकते हैं या फिर अर्ली फॉल भी कहा जा सकता है। डे न्यूट्रल प्लांट्स, दैट मीन्स वो न्यूट्रल हैं, जैसा भी डे लेंथ है उसके लिए न्यूट्रल हैं। सो नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ डे लेंथ, दे आर न्यूट्रल टू डे लेंथ, मतलब किसी भी टाइप का डे लेंथ होगा दे कैन फ्लावर, डे न्यूट्रल प्लांट्स हम उन्हें कहते हैं। बाकी जो है उनमें पर्टिकुलर डे लेंथ हमें चाहिए। सो आपके पास शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स, ये हमारे पास 5 कैटेगरीज हम कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू फोटोपीरियोडिज्म। सो हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हैं इससे रिलेटेड। शॉर्ट डे प्लांट्स में सपोज हम बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं क्राइसेंथेमम, ऑर्नामेंटल फ्लावर होता है ये क्राइसेंथेमम। लॉन्ग डे प्लांट्स में आपके पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अरेबिडोप्सिस, जिसको हम मॉडल प्लांट भी कहते हैं, और अगर सीरियल्स में लें तो मोस्ट कॉमन हम व्हीट प्लांट भी ले सकते हैं। अरेबिडोप्सिस एंड व्हीट हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, जिसको शॉर्ट डेज फॉलोड बाय लॉन्ग डेज। तो इसमें हम बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्राइफोलियम रिपन्स, यहाँ आई विल राइट ट्राइफोलियम रिपन्स, जो क्या होता है वाइट क्लोवर, वो हम एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स में हमारे पास अगेन ऑर्नामेंटल प्लांट ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम यू नो कैक्टस फैमिली की तरह होता है, जो वाटर स्टोर करके रखता है और इसमें से छोटे छोटे, इसी के लीफ से छोटे छोटे बर्ड्स राइज करते हैं, जिससे न्यू प्लांट वो बना सकता है। सो ब्रायोफाइलम ले सकते हैं। देन एक कॉमन प्लांट है नाइट जैस्मीन, जो बहुत कॉमनली ऑर्नामेंटल फ्लावर यूज किया जा सकता है, वो भी हम इसमें ले सकते हैं नाइट जैस्मीन। और डे न्यूट्रल प्लांट्स में एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हम किडनी बीन, जिसे हम कॉमनली कहते हैं, या फिर botanically we call it Phaseolus vulgaris, डे न्यूट्रल प्लांट का एग्जाम्पल। सो जनरली क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है इनकी टर्मिनोलॉजी पे और कैटेगराइजेशन पे, हमने किस बेसिस पे किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी बुक्स में यही कैटेगराइजेशन दे दिया गया था, क्योंकि पहले हम यही मानते थे कि जो प्लांट्स हैं उनको शॉर्ट डेज की रिक्वायरमेंट है तो शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डेज की रिक्वायरमेंट है तो लॉन्ग डे प्लांट्स। बट जैसे जैसे इसमें स्टडीज किया गया, इट वॉज कंसिडर्ड दैट दीज नेम्स शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स दे आर एक्चुअली मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब क्या होता है, विच गिव्स यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें करना है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इनका नाम एक्चुअल में क्या होना चाहिए और क्यों ये नाम चेंज किया गया। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स मोस्टली बुक्स में आपको मिलता है, बट दे आर कंसिडर्ड एज मिसनोमर। फर्स्ट विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंट्स, जिस एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया दैट शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स टर्मिनोलॉजी इज नॉट एप्रोप्रिएट। ठीक है, सपोज वी आर टेकिंग 24 आवर टाइम पीरियड, क्योंकि यूजुअली जो डे लेंथ है वो आप बेसिकली 24 आवर टाइम पीरियड के बेसिस पे ही लेते हो। सो अगर दिस इज टोटल 24 आवर्स टाइम पीरियड, हम यहाँ से यहाँ 24 आवर्स कंसीडर कर रहे हैं, वन डे। सो इफ दिस रिप्रेजेंट्स लाइट फेज एंड दिस रिप्रेजेंट्स डार्क, दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। हम प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसको डिफरेंट कंडीशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स लाइट
दिस रिप्रेजेंट्स डार्क। ठीक है, अब हमें ये देखना है, यूजुअली आपको ये एक्सपेरिमेंट्स भी दिए होते हैं और आपका एक बार रिजल्ट्स भी दिया होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन से टाइप का प्लांट है, या आपको एक्सपेरिमेंट दिया होता है, प्लांट बताया होता है, आपको बताना है कि किस तरह का रिजल्ट हमें इन एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। सो यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। हमें ये बताना है कि अगर एक्सपेरिमेंट 1 में हमने 2 प्लांट्स हैं हमारे पास, या तो वो शॉर्ट डे है या तो वो लॉन्ग डे है, या हमारे पास एक सिंगल प्लांट भी हो सकता है। वो प्लांट को अगर हमने लाइट कंडीशन दिया इतना और डार्क कंडीशन दिया इतना, देखो अब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि एक्चुअल में 24 आवर्स में से कितना एग्जैक्टली लाइट पीरियड है, बट वी कैन गेट एन आइडिया दैट लाइट पीरियड इज लेस, डार्क पीरियड इज लॉन्ग। सो अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि लाइट पीरियड लेस का मतलब क्या है, शॉर्ट डेज हैं और लॉन्ग नाइट्स हैं, डार्क पीरियड रिप्रेजेंट नाइट, तो अगर शॉर्ट डेज हैं और लॉन्ग नाइट्स हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप देते हो तो अल्टीमेटली फ्लावरिंग का रिजल्ट हमने देखना है। तो अगर ये कंडीशन दिया और मेरे पास ये 2 प्लांट्स हैं, उनमें से एक शॉर्ट डे है, उनमें से एक लॉन्ग डे है, तो कौन से प्लांट में आपको फ्लावरिंग मिलेगा। इफ शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट्स आर गिवन, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होगा, लॉन्ग डे में नहीं होगा। जो हमारे अभी तक हमने कैटेगराइजेशन किया उसके बेसिस पे हमने ये नेमिंग्स तभी तो दिए थे कि शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब क्या है कि उसको शॉर्ट डेज चाहिए फ्लावरिंग के लिए। अगर उसको शॉर्ट डेज चाहिए तो हमने शॉर्ट डेज प्रोवाइड किया, उस पर फ्लावरिंग हो गया। लॉन्ग डे प्लांट्स को लॉन्ग डेज चाहिए लेकिन आपने यहाँ लॉन्ग डे प्रोवाइड नहीं किया तो यहाँ फ्लावरिंग नहीं हुआ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने इन दोनों ही प्लांट्स को क्या प्रोवाइड किया, दिस मच लाइट पीरियड एंड दिस मच डार्क। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक आइडिया ले रहे हैं कि लॉन्ग डेज है और डार्क पीरियड लेस है, इसका मतलब शॉर्ट नाइट्स हैं। अगर लॉन्ग डेज आप देते हो तो शॉर्ट डे प्लांट्स को लॉन्ग डेज नहीं चाहिए, तो इसका मतलब उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाएगा। लॉन्ग डे प्लांट्स को लॉन्ग डेज चाहिए फ्लावरिंग के लिए, वही आपने प्रोवाइड किया, दैट मीन्स हमें लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग मिलेगा। फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट तो हमें ये नेम्स करेक्ट बताता है कि हाँ ऐसा ही नाम होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जब आपने ये कंडीशंस दी आपको वही रिजल्ट मिला जिसके बेसिस पे हमने ये नेमिंग किया था। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट ने ये चेक किया कि अगर शॉर्ट डे प्लांट्स हैं तो शॉर्ट डेज इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं तो लॉन्ग डेज इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स डे लेंथ, क्योंकि फोटोपीरियोडिज्म में हम क्या चेक कर रहे हैं, डे लेंथ, दैट मीन्स डे लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, सपोज हम फर्स्ट वाला ही कंडीशन ले रहे हैं, दिस इज लाइट, दिस इज डार्क। सो सपोज जो लाइट पीरियड है उसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, दे हैव गिवन अ फ्लैश ऑफ डार्कनेस। ठीक है, अगर वो फ्लैश ऑफ डार्कनेस देते हैं या थोड़े टाइम के लिए उसको डार्कनेस दे देते हैं तो वो जो लाइट पीरियड था, जो शॉर्ट डेज थे, वो डिस्टर्ब हो गया। अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो आपको शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं मिलना चाहिए था, लॉन्ग डे प्लांट्स में तो वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास कंडीशन ही शॉर्ट डेज आपने दे रखा है। लेकिन जब हमने ये कंडीशन भी किया तब भी हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग मिला, लॉन्ग डेज में तो वैसे भी नहीं मिलना था क्योंकि आपने शॉर्ट डेज गिवन है, पर शॉर्ट डेज को आपने डिस्टर्ब किया, स्टिल यू गेट फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट्स। दैट मीन्स हम इससे एक कंक्लूजन ये निकाल पाए दैट लाइट और डे पीरियड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सेम चीज को कंफर्म करने के लिए कि कौन सा पीरियड उसके लिए इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। नाउ दे डिस्टर्ब डार्क पीरियड। ठीक है, वैसे ही जैसे उसमें फ्लैश ऑफ डार्कनेस दिया था, यहां पे साइंटिस्ट ने दे दिया फ्लैश ऑफ लाइट। सो दिस इज लाइट, दिस इज डार्क, बट डार्क में फ्लैश ऑफ लाइट। तो शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए तो डेज इंपॉर्टेंट थे, दैट मीन्स उसका डे लेंथ इंपॉर्टेंट था, डार्क पीरियड कैसा है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता था, डेज शॉर्ट होने चाहिए तो ऑटोमेटिकली नाइट्स लॉन्ग हो जाती थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उसमें आपको फ्लावरिंग मिलना चाहिए था क्योंकि आपने शॉर्ट डेज प्रोवाइड किए, लॉन्ग डेज में तो आपको नहीं मिलना चाहिए था और यहाँ मिलना चाहिए था, ये रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए था। बट एक्चुअल में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो आपको रिजल्ट क्या मिला, शॉर्ट डेज में फ्लावरिंग नहीं मिला और लॉन्ग डेज में फ्लावरिंग मिला। शॉर्ट डेज में फ्लावरिंग क्यों नहीं मिला, इससे एक बात क्लियर है कि अगर इसमें फ्लावरिंग नहीं मिला दैट मीन्स फॉर SDPs शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए लॉन्ग नाइट्स इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ शॉर्ट डेज।
क्योंकि हमें डे में आपको दो ही कंडीशन मिलेंगी। अगर शॉर्ट डेज में लेती हूँ तो ऑब्वियसली लॉन्ग नाइट्स मिलेंगी। हम नेम शॉर्ट डेज के नाम पे दिया क्योंकि हमें लगा डेज इंपॉर्टेंट है, डे लेंथ इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअल में उसके लिए नाइट लेंथ इंपॉर्टेंट था। नाइट लेंथ को आपने डिस्टर्ब किया तो आपको शॉर्ट डेज में फ्लावरिंग नहीं मिला, ठीक है। और अगर शॉर्ट डे में फ्लावरिंग नहीं लिया, उसका नाइट पीरियड डिस्टर्ब कर दिया, तो एक्चुअल में होता यह है कि जिस टाइम पे आप नाइट पीरियड डिस्टर्ब करते हो, यहां से लेके यहां तक प्लांट क्या कंसीडर करता है कि आपने उसको लाइट दिया है। बेसिक रीजन ये होता है, अब जिस टाइम पे मैंने यहाँ ड्रॉ किया, अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करती हूँ, यहाँ ड्रॉ करती हूँ, तो जहां भी मैं फ्लैश ऑफ लाइट दूंगी उसके बीच का ये जो डार्क पीरियड है ये कंसीडर नहीं होगा। प्लांट क्या एज्यूम करेगा कि जिस टाइम पे आपने फ्लैश ऑफ लाइट दिया वहां तक उसको लाइट पीरियड ही मिला, इस डार्क पीरियड को वो कंसीडर नहीं करेगा। वो ये कंसीडर करेगा जब तक लास्ट फ्लैश ऑफ लाइट है वही वहां तक लाइट पीरियड है। तो अगर ये यहाँ तक लाइट पीरियड कंसीडर कर रहा है तो आप खुद ही देखिए इतना जो है वो उसके लिए लाइट हो गया और ये डार्क हो गया। दैट मीन्स लॉन्ग डेज हो गए, शॉर्ट नाइट्स हो गई। लॉन्ग डेज हो गए तो एलडीपीज में आपको क्या मिल गया, फ्लावरिंग मिल गया, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट्स में आपको फ्लावरिंग नहीं मिला। एक्चुअल में आपने कंडीशन दी थी लेकिन आपने सिर्फ फ्लैश ऑफ लाइट दिया था, तो आपको शॉर्ट डेज में फ्लावरिंग नहीं मिला। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं कि अगर सपोज जो 24 आवर साइकिल है, हम अभी तक यहाँ तक 24 आवर साइकिल लिया था, हम क्या करते हैं उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड ले लेते हैं। लैब में आपने उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, जितना भी टाइम पीरियड ले रहे हो, सपोज मैंने 24 की जगह यहाँ 30 आवर्स ले लिया, तो जितना भी टाइम पीरियड है उसमें से देखेंगे हम टोटल जो उसको लाइट और डार्कनेस का टाइम पीरियड दे रहे हैं, उसमें से आपने उसको कितना लाइट दिया और कितना डार्क दिया, ठीक है। चाहे अब आप 24 के अकॉर्डिंग देखो तो शायद आप लाइट और डार्क बराबर दे रहे हो सपोज, ठीक है। हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, अगर 24 के अकॉर्डिंग देखें तो आप लाइट और डार्क बराबर दे रहे हो, लेकिन क्योंकि मैंने इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया लैब कंडीशंस में, मैंने उसकी डे लेंथ, टोटल डे का जो ड्यूरेशन है वो मैंने बढ़ा दिया, उसको 30 आवर्स के अकॉर्डिंग मैंने देना स्टार्ट कर दिया। तो जितने भी आवर्स के अकॉर्डिंग उसका डे बनता है, जिसमें आप एक लाइट और डार्क पीरियड दोगे, फिर लाइट फिर डार्क पीरियड, तो अपने आप वो डे कैलकुलेट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि लाइट पीरियड शॉर्ट है और डार्क पीरियड अगर लॉन्ग है तो ये कंडीशंस फेवरेबल है। अगेन लॉन्ग नाइट्स एंड शॉर्ट डेज फेवरेबल हैं किसके लिए, शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए। तो इवन इफ यू चेंज द आवर्स ऑफ डे, आप जितने आवर्स का डे कंसीडर करोगे उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि रेशो क्या है। इफ दे आर लॉन्ग नाइट्स दैट मीन्स शॉर्ट डे प्लांट्स विल शो फ्लावरिंग। अगर लॉन्ग नाइट्स नहीं है तो आपको, लॉन्ग नाइट्स हैं तो आपको लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट नाइट्स चाहिए। सिमिलरली हमने इस केस में एक्सपेरिमेंट में डे लेंथ, टोटल ड्यूरेशन ऑफ डे हमने इंक्रीज किया, ऐसे ही हम टोटल ड्यूरेशन ऑफ डे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमने इतना लाइट दिया, ये डार्क दिया। अब कंपैरिजन करें तो आपके पास लाइट और डार्क अगर इक्वल भी है तब भी हम ये जरूर कह सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए लॉन्गर नाइट्स नहीं है। नाइट छोटा है क्योंकि अब इन एक्सपेरिमेंट से एक बात हमें क्लियर है कि जो प्लांट्स हैं उनके लिए डे लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक्चुअल में उनको डे की ड्यूरेशन नहीं देखना है, लाइट पीरियड का ड्यूरेशन नहीं देखना है, किसका देखना है, नाइट पीरियड। डार्क पीरियड उसको कितना मिल रहा है वो उसके बेसिस पे फ्लावरिंग करता है। तो अगर हमें डार्क पीरियड ज़्यादा दे रहे हैं हम प्लांट को तो इसका मतलब वो शॉर्ट डे प्लांट है जो फ्लावरिंग करेगा। अगर आप डार्क पीरियड कम दे रहे हो, लाइट पीरियड उसके कंपैरिजन में चाहे इक्वल भी है लेकिन एक्चुअल में डार्क पीरियड की ड्यूरेशन काफ़ी कम है, अगर आप डार्क पीरियड दे रहे हो तो शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग शो नहीं कर पाएंगे। कौन से प्लांट शो करेंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स। तो इन एक्सपेरिमेंट से एक बात क्लियर है दैट जो आप प्लांट को कंडीशंस दे रहे हो, जो 24 आवर का एक ड्यूरेशन है जिसमें प्लांट जो सेंस कर रहा है लाइट कंडीशन, डार्क कंडीशन, तो उसमें डार्क कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग नाइट्स या शॉर्ट नाइट्स इंपॉर्टेंट है फॉर फ्लावरिंग, नॉट लॉन्ग डेज और शॉर्ट डेज। इस एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये क्लियर हो गया कि प्लांट्स के लिए क्रिटिकल एक पीरियड होना चाहिए नाइट का जिसके बेसिस पे वो फ्लावरिंग शो करेगा। दैट इज वाई शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स टर्मिनोलॉजी इज नॉट गुड, क्योंकि ये आपको ये इंडिकेशन देता है कि डेज इंपॉर्टेंट है, डे लेंथ इंपॉर्टेंट है, लाइट पीरियड इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअल में नाइट पीरियड इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं या लॉन्ग डे प्लांट्स हैं एक्चुअल में उनका नेमिंग जो है अकॉर्डिंग टू नाइट पीरियड होना चाहिए। सो शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स
they are considered as misnomer. Misnomer means which will give wrong information. So short day plants को एक्चुअल में क्या टर्म देना चाहिए? लॉन्ग नाइट प्लांट्स. एंड लॉन्ग डे प्लांट्स को क्या नाम देना चाहिए? शॉर्ट नाइट प्लांट्स. इसी तरह से आप बाकी प्लांट कैटेगरीज की भी टर्मिनोलॉजी चेंज कर सकते हो, बट आपको अभी भी बुक्स में एसडीपीज और एलडीपीज टर्म्स मिलती हैं. रीजन बीइंग क्योंकि ये वाली टर्म्स इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं कि अब इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है. बट एक्चुअल में इसीलिए फिर ये कहा गया कि इनको मिसनोमर कंसीडर करना चाहिए. जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन देता है उसके बेसिस पे इनका नेमिंग नहीं होना चाहिए, नाइट पीरियड के बेसिस पे नेमिंग होना चाहिए था. सो अब बुक्स में ये कॉमन ज़्यादा हो गया, इसलिए मोस्ट ऑफ द बुक्स फॉलो दिस पैटर्न. बट एक्चुअल में उनके करेक्ट नेम ये हैं जो उनकी एक्चुअल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बताते हैं कि हाँ ये प्लांट्स किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ये दे रिस्पॉन्ड टू लॉन्ग नाइट्स, दे रिस्पॉन्ड टू शॉर्ट नाइट्स. ठीक है. अब जो ये एक्सपेरिमेंट्स किया गया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जब हमने डार्क पीरियड को डिस्टर्ब किया तो प्लांट ने उतना कंसीडर कर लिया था लाइट पीरियड. सो इसका बेसिस देखा गया. तो क्यों हमें ये एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे रिजल्ट्स मिले? दैट इज ड्यू टू ए पिगमेंट फाइटोक्रोम. फाइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम इंपॉर्टेंट हम मानते हैं वैसे भी फ्लावरिंग के लिए. तो अभी एक जस्ट एक आइडिया, फाइटोक्रोम इट्स ए पिगमेंट. और फाइटोक्रोम की बेसिकली दो फॉर्म्स होती हैं, PR एंड PFR. फाइटोक्रोम की ये जो दो फॉर्म्स होती हैं ये किस बेसिस पे है? अगर आप प्लांट के इस पिगमेंट को रेड लाइट प्रोवाइड करते हो प्लांट को तो इसका पिगमेंट जो है वो PR फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है? PFR. कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं. कन्फॉर्मेशनल चेंजेस क्या होते हैं? जो पिगमेंट प्रोटीन है, क्योंकि ये पिगमेंट में क्या होता है हमेशा एक क्रोमोफोर पार्ट होता है जो एक्चुअल में लाइट रिसीव करता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है, तो मिलकर एक पिगमेंट बनता है. जो पिगमेंट प्रोटीन है उसमें जब रेड लाइट दी जाती है तो उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हो जाते हैं. स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे तो अब आपके पास जो फॉर्म आ जाएगी उसको हम PFR कह देंगे. रहेगा मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो वही, जस्ट उसने शेप चेंज कर लिया. मान लो PR फॉर्म पहले ऐसे था, वो PFR फॉर्म ऐसे बन गया, या कोई भी चेंज मतलब कन्फॉर्मेशनल उसकी शेप में कोई चेंज आया लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा. अब उसकी शेप चेंज हो गई तो हमने उसको PFR कह दिया. जब उस PFR फॉर्म में हम फार रेड लाइट प्लांट को देंगे तो वही PFR फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है PR फॉर्म में. ये जो इक्विलिब्रियम है वो प्लांट में हमेशा मेंटेन किया जाता है. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि PR फॉर्म 0 हो जाए या PFR फॉर्म 0 हो जाए. हमेशा कुछ परसेंटेज इसका रहेगा, कुछ परसेंटेज इसका रहेगा. अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये तो लाइट के बेसिस पे है, जिसमें रेड लाइट दिया तो PFR फॉर्म, फार रेड लाइट दिया तो PR फॉर्म. क्योंकि लाइट के बेसिस पे चेंजेस हो रहे हैं, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, इसको हम कहते हैं फोटो रिवर्सिबिलिटी. फाइटोक्रोम जो है दैट शोज फोटो रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी का मतलब कि वो रिवर्स फॉर्म उसको मिल सकती है बट किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में. सो इसको फोटो रिवर्सिबिलिटी कह दिया. अब ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप प्लांट को डार्क में रखते हो तो धीरे धीरे PFR फॉर्म जो है बहुत स्लोली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? PR फॉर्म में. तो इसका मतलब नाइट टाइम पे जब आप डार्कनेस दोगे उसको, क्योंकि ये जो स्लोली कन्वर्जन है वो डार्क पीरियड में, लाइट कंडीशंस में नहीं. लाइट कंडीशंस में आपको सिर्फ फोटो रिवर्सिबिलिटी मिलती है. अगर रेड लाइट ज़्यादा मिल रही है प्लांट को तो PFR फॉर्म ज़्यादा होगी प्लांट में. अगर उसको फार रेड ज़्यादा मिल रहा है तो उसके पास PR फॉर्म होगी ज़्यादा. और नेचर में यूजुअली रेड कॉम्पोनेंट ज़्यादा होता है. मोस्टली प्लांट्स को शेडिंग ना हो तो अगर प्लांट है डायरेक्टली सनलाइट में है तो उसको रेड कॉम्पोनेंट ज़्यादा मिलता है. अगर रेड ज़्यादा है तो आप एज्यूम करो PR से कौन सी फॉर्म ज़्यादा बनेगी? PFR. दैट मीन्स अगर प्लांट को रेड कॉम्पोनेंट, रेड लाइट ज़्यादा मिल रही है तो प्लांट में आपको कौन सी फॉर्म ज़्यादा मिलेगी? PFR. अब आपने क्या किया? उस प्लांट को डार्कनेस दे दिया. डार्कनेस जितना लंबा होगा धीरे 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 PFR फॉर्म किस में कन्वर्ट होता जाएगा? PR में. अब क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसका मतलब जितनी लॉन्ग नाइट्स आप दोगे उतना ज़्यादा कंटेंट किसका मिलेगा? PR का. जितनी छोटी नाइट्स होंगी उतना कम कंटेंट किसका मिलेगा? PR का. अब इसको हम रिलेट करते हैं विद दीज एक्सपेरिमेंट्स. देखो इस एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या देखा था कि अगर हमने प्लांट को लाइट दिया, लाइट कंडीशन में प्लांट के पास देखा जाए तो PR फॉर्म भी है, PFR फॉर्म भी है. अब लाइट में अगर रेड कंपोनेंट ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं PFR ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मोस्टली रेड कंपोनेंट ज़्यादा होता है. बट फिर भी आपको दोनों मिलेंगी, PR फॉर्म भी, PFR फॉर्म भी. बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में हो सकता है डिफरेंस ना हो, ठीक है. लेकिन जब डार्कनेस हो रहा है
तो यहाँ पे जो पी आर फॉर्म पी एफ आर फॉर्म ज्यादा थी, धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, पी आर फॉर्म में। और हम ये कह सकते हैं कि डार्क पीरियड में इसका बिल्डअप होता जाएगा। क्यों पी एफ आर कम होता जा रहा है और पी आर बढ़ता जा रहा है? क्योंकि डार्क में आपके पास सिर्फ ये रिलेशन चलेगा, लाइट है नहीं तो रेड और फार रेड वाला कन्वर्जन तो होगा ही नहीं। सिर्फ कन्वर्जन कौन सा होगा, जिसमें पी एफ आर विल चेंज टू पी आर। ठीक है, ये चेंज हो रहा है सिर्फ। अब जितना ज्यादा लॉन्ग डार्क पीरियड होगा उतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी पी आर फॉर्म। ठीक है, तो ये देखा गया है कि शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए पीआर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए लॉन्ग नाइट्स की जरूरत है, क्योंकि पीआर बनाने में टाइम लगता है। तो जितना ज्यादा लॉन्ग नाइट हम उसको देंगे उतना ज्यादा वो पीआर बिल्डअप करेगा, पीआर बिल्डअप होगा तो आगे फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगा। शॉर्ट नाइट प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, उनको पीआर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं चाहिए होती है, तो छोटा डार्क पीरियड भी दोगे तब भी उसमें फ्लावरिंग हो जाएगा। अब हुआ क्या, जब हमने फ्लैश ऑफ डार्कनेस दिया तो हमने एक्चुअल में पीआर की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि डार्क पीरियड तो इंटैक्ट था ना, इसमें पूरे में पीआर बढ़ता गया, तो इसलिए आपको शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग मिला। फ्लैश ऑफ डार्कनेस से लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आपने डार्क पीरियड को डिस्टर्ब किया तो क्या चेंज आया, लाइट पीरियड तक प्लांट में पीएफआर फॉर्म थी, जैसे ही डार्क पीरियड स्टार्ट हुआ हमने कहा पीआर फॉर्म बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। पीआर फॉर्म बन रहा था, यहाँ तक बन रहा था, लेकिन जैसे आपने फ्लैश ऑफ लाइट दिया, फ्लैश ऑफ लाइट में आपने रेड और फार रेड कॉम्पोनेंट दे दिया। और यूजुअली हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास रेड कॉम्पोनेंट यूजुअली लाइट में ज़्यादा होता है, तो जैसे आपने फ्लैश ऑफ लाइट दिया, रेड लाइट दिया, जितना पीआर बन चुका था यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना पीआर फॉर्म सिंथेसाइज हो चुका था, आपने उसको फिर से कन्वर्ट कर दिया पीएफआर फॉर्म में। मतलब जब फ्लैश ऑफ लाइट देंगे तो फ्लैश ऑफ लाइट से तो फास्ट रिएक्शन होगा, आपके पास फिर से कौन सी फॉर्म बन गई, पीएफआर। पीएफआर फॉर्म तब बनती थी ज्यादा जब कौन सी कंडीशन होती थी, लाइट कंडीशन। सो प्लांट विल assume on the basis of this PFR concentration that till now when you gave flash of light plant is in light condition। उसको क्यों ऐसा लगा कि वो लाइट कंडीशन में है, क्योंकि फिर से क्या बन गया, पीएफआर फॉर्म। जब फ्लैश ऑफ लाइट हमने बंद कर दिया, अब फिर से डार्क पीरियड स्टार्ट हुआ, पीएफआर से फिर से क्या बनेगा, पीआर फॉर्म। लेकिन इतने से डार्क पीरियड में पीआर की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं बन पाएगी जितनी रिक्वायर्ड है फॉर शॉर्ट डे प्लांट्स। सो ये पीआर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो उतनी ही है जिससे किसमें फ्लावरिंग हो सकता था, लॉन्ग डे प्लांट्स में। सो इसलिए हम मान रहे हैं कि बेसिकली डार्क पीरियड जब भी आप ज़्यादा दोगे तो एक्चुअल में पीआर फॉर्म का बिल्डअप होता है। जितना ज़्यादा पीआर फॉर्म का बिल्डअप होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है बाय शॉर्ट डे प्लांट्स, इसलिए उनको लॉन्ग नाइट्स चाहिए, और लो कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है बाय लॉन्ग डे प्लांट्स, तो इसलिए उनको शॉर्ट नाइट्स चाहिए। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स को हम शॉर्ट नाइट प्लांट्स इसके बेसिस पे कह रहे हैं। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें हमें ये पता चला दैट नाइट पीरियड इज वेरी क्रिटिकल, दैट इज बेस्ड ऑन द फाइटोक्रोम स्टडीज। फाइटोक्रोम इज अ पिगमेंट प्रोटीन जिसकी दो फॉर्म्स हैं एंड दे चेंज अकॉर्डिंग टू लाइट एंड डार्क। इसके बेसिस पे पीआर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआर फॉर्म का बिल्डअप होना चाहिए, तो प्लांट कंसीडर करता है कि डार्क पीरियड चल रहा है। अब जितना ज़्यादा बिल्डअप होगा उतना फेवरेबल होगा किसके लिए, शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए। कम बिल्डअप भी होगा तो वो फेवरेबल है किसके लिए, लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए। तो इसलिए डार्क पीरियड और नाइट पीरियड इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि उसमें पीआर फॉर्मेशन हो रहा है। पीआर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स एज वेल एज लॉन्ग डे प्लांट्स। पर आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए, लो चलेगा विथ लॉन्ग डे प्लांट्स। सो दीज एक्सपेरिमेंट्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन और ऑन द कन्फर्मेशन ऑफ फाइटोक्रोम। दो कन्फर्मेशन है हमारे पास, पीआर एंड पीएफआर। नेक्स्ट इज द हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग। सो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारे पास दो हार्मोन्स हैं, फ्लोरिजन। फ्लोरिजन इज नोन एज यूनिवर्सल हार्मोन फॉर फ्लावरिंग। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो आपको सभी प्लांट्स में मिलेगा। ठीक है, सपोज अब हम ये प्लांट शो कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग का मतलब बेसिकली क्या है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो शूट मेरिस्टम है दैट विल चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। ठीक है, तो अब ये जो चेंज आएगा वो कैसे आएगा, जब प्लांट रिसीव करेगा कि कंडीशंस फेवरेबल है फॉर फ्लावरिंग। अब यूजुअली जो साइट ऑफ परसेप्शन है
फॉर स्टिमुलस। इंटरनल फैक्टर्स तो इसके वर्क कर ही रहे हैं, यूजुअली लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वो लाइट रिसीव करता है, एक्सेप्ट डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स को लाइट का फर्क नहीं पड़ता, बट बाकी प्लांट्स में हमने देखा डे लेंथ, बेसिकली डे टाइम पे वो कितना लाइट ले रहा है, उसी से तो उसको पता चलेगा कि उसको लॉन्ग नाइट्स मिल रही हैं। डे डिटेक्ट करना तो जरूरी है, सिंपल डिफरेंस ये है कि डे लेंथ उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए नाइट लेंथ इंपॉर्टेंट है, पर डेज को डिटेक्ट करेगा तभी तो पता चलेगा कितना डे टाइम था और कितना नाइट टाइम था। तो अब सपोज उसने लाइट रिसीव किया, तो लाइट रिसीव करने के लिए जो साइट ऑफ परसेप्शन है वो मोस्टली होते हैं लीव्स। टू डिटेक्ट डे लेंथ, साइट ऑफ परसेप्शन जो डिटेक्ट कर रहा है कि एक्चुअल में इतना डे लेंथ है, वो होते हैं लीव्स। तो स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? स्टिमुलस इज लाइट। स्टिमुलस उसने रिसीव किया, कौन से पार्ट ने? लीव्स ने रिसीव किया। अब जैसे ही वो सेंस कर लेते हैं लीव्स, वहां पे फ्लोरिजन फॉर्मेशन हो जाता है। इट्स ए टाइप ऑफ हार्मोन, बट केमिकली ये क्या है इसको भी आइसोलेट नहीं किया गया, और स्ट्रक्चरली ये कौन सा कंपाउंड है, कोई प्रोटीन है, कोई और मॉलिक्यूल है, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है। कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो सकता है, रिसेंट स्टडीज ये कह रही हैं कि ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, बट अदरवाइज अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया कि फ्लोरिजन है क्या। बट इतना श्योर है कि जब भी प्लांट में फ्लावरिंग होगा, जिस भी प्लांट में फ्लावरिंग होगा, वहाँ फ्लोरिजन जरूर बनेगा। फ्लोरिजन बनता कब है? जब उसको स्टिमुलस मिलता है लाइट का, वो डिटेक्ट करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ उसका कंप्लीट हो चुका है, और तब वो अब फ्लावरिंग फेज में जाना चाहता है। तो जैसे ही फ्लोरिजन बनता है, इट मूव्स टू द वेजिटेटिव मेरिस्टेम। अगर हम शूट टिप पे शो कर रहे हैं तो यहाँ आप शो कर सकते हो, अदरवाइज हम ये शो कर सकते हैं कि वो अगर सपोज ब्रांचेस की टिप्स पे बन रहा है तो फ्लोरिजन यहाँ से मूव करेगा टू द ब्रांच टिप। जहां भी आपके पास शूट मेरिस्टेम है वहां फ्लोरिजन मूव करेगा टू इनिशिएट फ्लावरिंग, जिसको हम फ्लोरल इंडक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम लाइट को स्टिमुलस ले रहे हैं और लाइट डिटेक्ट करने के लिए आप फोटोपीरियोडिज्म कहते हो, तो इसलिए हम इस लाइट को या स्टिमुलस को सिंपली किसके अंडर कंसीडर कर सकते हैं? फोटोपीरियोडिज्म में। ठीक है, अगर फ्लोरल इंडक्शन जैसे हमने लिखा, तो क्योंकि अगर हम सिंपली लाइट के बेसिस पर और फोटोपीरियोडिज्म के बेसिस पे देख रहे हैं, तो फ्लोरल इंडक्शन की जगह हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, वी कैन कॉल इट फोटोपीरियोडिक इंडक्शन। क्योंकि लाइट को रिसीव कर रहे हैं लीव्स में फ्लोरिजन बना, फ्लोरिजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिप्स, जहां भी फ्लावर का फॉर्मेशन होना है। शूट मेरिस्टेम, वेजिटेटिव मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगा, वहां पे उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ये एक हार्मोन है फ्लोरिजन, तो यूजुअली ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोएम। ठीक है, तो हार्मोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पास आ गया फ्लोरिजन, हम ये वाला पोर्शन कर रहे हैं। हार्मोन्स का रोल फ्लावरिंग में, तो फ्लोरिजन हमेशा आपको ऑप्शन में अगर दिया है, यू हैव टू फर्स्ट चूज फ्लोरिजन, क्योंकि फ्लोरिजन जो है वो क्या कंसीडर करेंगे हम? दैट इज यूनिवर्सल हार्मोन फॉर फ्लावरिंग। तो अगर कोई भी और ऑप्शन में हार्मोन दिया है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि फ्लोरिजन गिवन है या नहीं। अगर फ्लोरिजन गिवन है, दैट मीन्स फर्स्ट चॉइस हमारा हमेशा क्या रहेगा? फ्लोरिजन। अब कई प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें कोई और हार्मोन्स भी हमें मिलते हैं, फ्लोरिजन तो उनमें बनता ही होगा, लेकिन कोई और हार्मोन्स भी हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करता है तो प्लांट फ्लावरिंग शो करता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, अगर फ्लोरिजन नहीं दिया तो नेक्स्ट चॉइस हमारा क्या है? जीए। जीए इज जिब्रेलिक एसिड, जिबलिन्स भी हम जिसे कहते हैं। सो विल डिस्कस इन द ग्रोथ रेगुलेटर्स टॉपिक कि कैसे कैसे वो जीए का एक्शन होता है, बट अभी के लिए फ्लावरिंग से रिलेटेड आप ये लर्न कर सकते हो। सबसे पहला जो यूनिवर्सल हार्मोन हम मान रहे हैं, सबसे पहला चॉइस हमारा दैट इज फ्लोरिजन, जो हर प्लांट में बनेगा। कुछ प्लांट्स में फ्लोरिजन तो बन रहा है, लेकिन और हार्मोन्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक आफ्टर फ्लोरिजन जो हमारा फर्स्ट चॉइस है वो है जिबलिन्स, पर जिबलिन्स यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हमेशा आपने फ्लोरिजन को कंसीडर करना है। फ्लोरिजन नहीं दिया तो सेकेंड नंबर पे हम ले सकते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो बनाते हैं जिबलिन्स और जीए ड्यूरिंग फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग इंडक्शन के लिए जिबलिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज अब जिबलिन्स भी अगर नहीं दिया तो थर्ड एक हार्मोन हम ले सकते हैं, दैट इज ऑक्सिन्स एंड इथाइलिन।
दीज टू हॉर्मोन्स, लेकिन ये भी यूनिवर्सल तो नहीं है और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में भी आपको नहीं मिलेंगे। इन दोनों का रोल सबसे ज्यादा देखा गया है अगर फ्लावरिंग होता है इन पाइनएप्पल फैमिली। ठीक है, ऑक्सिन्स और जो इथाइलिन है उन दोनों का रोल देखा गया है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल फैमिली। अदरवाइज जो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं फ्लोरिजन यूनिवर्सल और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में हमें जो मिलता है दैट इज जीएच, जिब्रेलिक एसिड। सो ये 2-3 हार्मोन्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर फ्लावरिंग। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम। फ्लावरिंग से रिलेटेड हमें ये दो टर्म्स भी मिल सकती हैं। ठीक है, फाइटोक्रोम हमने पहले ही कर लिया, इट्स ए पिगमेंट प्रोटीन। जनरली फाइटोक्रोम को हम PHY से रिप्रेजेंट करते हैं और दो फॉर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं इसकी, PR फॉर्म एंड PFR फॉर्म। तो जो फाइटोक्रोम है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिगमेंट प्रोटीन है, इसका मतलब ये लाइट को रिसीव करता है। कौन सी लाइट है जो इंपॉर्टेंट है? फार रेड एंड रेड लाइट। अगर प्लांट को फार रेड और रेड लाइट की रिक्वायरमेंट है फॉर फ्लावरिंग तो इसका मतलब किसका एक्शन है? फाइटोक्रोम का। फाइटोक्रोम प्लांट में प्रेजेंट होगा तभी तो वो डिटेक्ट कर सकता है कि यस द प्लांट इज गेटिंग फार रेड लाइट और रेड लाइट। ठीक है, तो फार रेड लाइट और रेड लाइट के लिए जो इंपॉर्टेंट है पिगमेंट जो रिसीव करेगा वो है फाइटोक्रोम। अब क्रिप्टोक्रोम एक और पिगमेंट प्रोटीन है जो इन्वॉल्व है किस में, कौन सी लाइट के लिए? इट इज इन्वॉल्व इन सेंसिंग ब्लू लाइट। सो ब्लू लाइट की वजह से जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, ब्लू लाइट की वजह से कई बार फ्लावरिंग होता है, वो क्रिप्टोक्रोम की वजह से। तो ये दो पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्लावरिंग से रिलेटेड, अगर हमें ब्लू लाइट इंपॉर्टेंट है या रेड लाइट इंपॉर्टेंट है तो हम ये दो पिगमेंट्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, जनरली क्रिप्टोक्रोम को क्राई से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्राई प्रोटीन आप कह सकते हो, और उसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों ही लाइट सेंसिंग पिगमेंट्स है। पिगमेंट प्रोटीन्स हम तभी कह रहे हैं, और जनरली जो लाइट को सेंस करते हैं तो आप इन दोनों को एक तरह से क्या मान सकते हो? दीज टू आर फोटो रिसेप्टर्स। जो लाइट को रिसीव करें उनको सिंपली हम क्या कह सकते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं फ्लावरिंग के लिए। नेक्स्ट इज वनलाइजेशन। वनलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंगिफिकेशन, चिलिंग इफेक्ट और यारोविजेशन। वनलाइजेशन है क्या? इट इज द requirement of plant for flowering. Requirement of cold temperature, low temperature or cold conditions by plant for flowering. सो अगर प्लांट को फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर चाहिए या हम कह सकते हैं कोल्ड कंडीशंस चाहिए तो उसे उस फिनोमिनन को हम कहते हैं वनलाइजेशन। अब प्लांट जो है, कौन सा प्लांट का पार्ट है जो एक्चुअल में रिस्पॉन्ड करता है? यहाँ जो स्टिमुलस, फोटोपीरियोडिज्म में जो स्टिमुलस था दैट वाज लाइट, क्योंकि लाइट के बेसिस पे आगे फोटोपीरियोडिज्म आपको मिलता था। वनलाइजेशन में जो स्टिमुलस है दैट इज लो टेम्परेचर। तो उस स्टिमुलस को, लाइक फोटोपीरियोडिज्म में स्टिमुलस लाइट था, उसको रिसीव कौन करता था? लीव्स आगे एक्शन लेते थे। वनलाइजेशन के केस में लो टेम्परेचर इज द स्टिमुलस, और कौन सा टिश्यू है प्लांट का जो रिस्पॉन्ड करेगा? तो हमारे पास दो टाइप का टिश्यू होता है, वन इज सीड्स एंड वन इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। विल डिस्कस कि कौन से केस में आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा, लेकिन ये दो टिश्यूज हैं जो एक्चुअल में रिस्पॉन्ड करेंगे किसके लिए? लो टेम्परेचर के लिए। जो एक स्टिमुलस है उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करेगा, ये वाला टिश्यू, तब आपको वनलाइजेशन मिलेगा। अब जो वनलाइजेशन है, हमने जनरल लैंग्वेज में कह दिया लो टेम्परेचर, बट लो में आप कितनी रेंज कंसिडर करते हो? वनलाइजेशन के लिए सम बुक सेज कि आपके पास जो टेम्परेचर रेंज है वो 0 to 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और कुछ बुक्स ये कहती हैं कि -5 to +15 डिग्री सेल्सियस का रेंज हम ले सकते हैं। तो आपको एग्जाम में कोई एक रेंज दिया होगा, यूजुअली तो हम 0 to 10 वाला लेते हैं क्योंकि -5 का मतलब है कि आप फ्रीजिंग कंडीशंस भी कंसीडर करते हो और मोस्टली प्लांट उस कंडीशन में स्ट्रेस फील करता है। बट कुछ प्लांट्स में जो सर्वाइव कर सकते हैं बहुत लो टेम्परेचर्स पे, फ्रीजिंग कंडीशंस में, वहाँ आपको मिल भी सकता है। सो इसलिए 0 to 10 या -5 to +15 हम कंडीशंस ले सकते हैं। ये तो हो गया एक्चुअल रेंज जो वनलाइजेशन की हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब इसमें एक ऑप्टिमम रेंज भी पूछा जा सकता है। ऑप्टिमम का मतलब होता है जो बेस्ट कंडीशंस हैं फॉर वनलाइजेशन। बेस्ट कंडीशंस में हम लेंगे +1 to 7 डिग्री सेल्सियस, मीन्स
1 डिग्री से लेके 7 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज जो है वो बेस्ट कंडीशंस देती है फॉर वनलाइजेशन। सो अब आपके पास ये रेंज हमने कंसीडर कर लिया, स्टिमुलस हमारे पास है और हमने सीड्स और शूट एपिकल मेरिस्टम ले लिया, टिश्यू जो रिस्पॉन्ड करेगा। अब जो सीड्स होते हैं उनको एक्चुअल में ड्राई सीड्स नहीं लिखना है, हम लिखेंगे इम्बाइब्ड सीड्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द एब्जॉर्प्शन चैप्टर। इम्बाइब्ड सीड्स का मतलब क्या है? वाटर सोक्ड सीड्स। तो वाटर सोक्ड सीड्स टिश्यू है जो लो टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, जिससे हमें वनलाइजेशन मिले। ठीक है, जनरली जो सीड्स होते हैं या इम्बाइब्ड सीड्स हम जिसे कहेंगे, वो टिश्यू हमें कौन से प्लांट्स के केस में मिलता है? जो प्लांट्स को हम कहेंगे एनुअल्स। एनुअल्स मीन्स द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। एनुअल का मतलब क्या है? ऐसे प्लांट्स को कहेंगे प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। तो जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं जो वनलाइजेशन शो करते हैं फॉर फ्लावरिंग, उनमें जो टिश्यू है जो रिस्पॉन्ड करेगा लो टेम्परेचर के लिए, दैट इज इम्बाइब्ड सीड्स। और जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो टिश्यू हमें मिलता है इन केस ऑफ बाइनियल्स। लाइक एनुअल्स हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाइनियल्स का मतलब क्या है? द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स। अगर वो 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं तो एनुअल्स कहेंगे, अगर 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं तो हम बाइनियल्स कहेंगे। तो इन दोनों में टिश्यू जो है वो डिफरेंट है जो रिस्पॉन्ड करेगा लो टेम्परेचर के लिए। वनलाइजेशन शोज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक रेगुलेशन। मीन्स वनलाइजेशन में हमें एपिजेनेटिक रेगुलेशन मिलता है। व्हाट इज एपिजेनेटिक रेगुलेशन? एपिजेनेटिक रेगुलेशन का मतलब होता है दैट देयर इज परमानेंट चेंज इन द सब्जेक्ट। जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे सपोज यहाँ हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो जो प्लांट है जिसको हम एक पर्टिकुलर स्टिमुलस देंगे उसमें आपको परमानेंट चेंज मिलेगा प्लांट में। फॉर एग्जाम्पल चेंज किस किस में हो सकता है? हो सकता है डीएनए लेवल का चेंज है, ट्रांसक्रिप्शन में चेंज है, ट्रांसलेशन में चेंज है, जो प्रोटीन बन चुका है उस प्रोटीन में चेंज है, किसी भी लेवल पे चेंज आ सकता है। तो एक परमानेंट लेवल का चेंज मिलेगा इन द सब्जेक्ट और प्लांट व्हेन स्टिमुलस इज गिवन at an early phase and then removed। मतलब आपने एक बहुत पहले आपने स्टिमुलस दिया और उसके बाद आपने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, जिस स्टिमुलस की वजह से ये परमानेंट चेंज आया था, मतलब ये जो परमानेंट चेंज है दैट इज स्टिमुलस इंड्यूस्ड चेंज। स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमानेंट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स even when stimulus is given at an early phase and then removed। मतलब आपने उसको दिया स्टिमुलस को लेकिन आपने रिमूव कर दिया। जनरली तो हम ये कहते हैं कि आप स्टिमुलस दोगे तो पर्टिकुलर प्लांट जो है हमें कोई रिस्पॉन्स देगा। यूजुअली जब तक स्टिमुलस दिया जाता है तब तक वो रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं एपिजेनेटिक रेगुलेशन में, आपने स्टिमुलस दिया और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया, बट फिर भी प्लांट ने वो रिस्पॉन्स शो किया। और वो रिस्पॉन्स किस तरह से हमें मिल रहा है? एक कोई परमानेंट चेंज मिल रहा है। जो परमानेंट का मतलब होता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, जब तक वो प्लांट है तब तक वो चेंज परमानेंट है, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हो रहा है। हम सिर्फ उस प्लांट की लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। एपिजेनेटिक रेगुलेशन का मतलब ये होता है, और हम कह रहे हैं वनलाइजेशन है वो भी एपिजेनेटिक रेगुलेशन शो करता है। इसका मतलब वनलाइजेशन में स्टिमुलस क्या था? कोल्ड कंडीशंस और लो टेम्परेचर। आपने ये स्टिमुलस प्लांट को दिया लेकिन आपने उसको फिर रिमूव कर दिया, स्टिल जो प्लांट है वो रिस्पॉन्स शो करेगा। और रिस्पॉन्स यहाँ हमें क्या मिलेगा? जो रिस्पॉन्स है दैट इज फ्लावरिंग। तो ऐसा नहीं है कि कोल्ड कंडीशन आपको थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट चाहिए। अगर मैं सपोज मैं कहती हूँ कि प्लांट से फ्लावरिंग हमने करवाना है, तो ऐसा नहीं है कि जब तक प्लांट फ्लावरिंग कंडीशन तक नहीं पहुंचा तब तक आपको पूरा कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आप कोल्ड ट्रीटमेंट दो, एक क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है जब देना है। जैसे अगर वो सीड्स
एनुअल्स की बात है तो सीड जब उसका बन गया तब देना पड़ेगा, और अगर हम बाइनियल्स की बात करें जब उसका शूट मेरिस्टेम बन चुका है तब हमें देना होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब आपको क्या देना है, वो पर्टिकुलर स्टिमुलस। इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस यू विल गेट द रिस्पॉन्स। अब आपने कोल्ड कंडीशन कुछ टाइम के लिए दिया, लेकिन उसके बाद आपने नॉर्मल कंडीशंस दे दिया, स्टिल यू विल गेट फ्लावरिंग। तो इसलिए वनलाइजेशन को हम ये मान रहे हैं कि अगर आप कोल्ड कंडीशंस देने के बाद रिमूव भी कर देते हो तब भी आपको रिस्पॉन्स में फ्लावरिंग मिलेगा, क्योंकि प्लांट में अब परमानेंट चेंज हो चुका है। कुछ जीन्स होंगे जो एक्टिव हो चुके होंगे, कुछ रिप्रेसर्स होंगे जिनको इनएक्टिव कर दिया होगा, रेगुलेशन हो चुका है जीन लेवल पे, वो परमानेंट है। इसलिए आपको लास्ट में क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स, जिसको रिस्पॉन्स को हम क्या ले रहे हैं, फ्लावरिंग। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद प्लांट्स। लाइक सपोज हमने एनुअल प्लांट्स की बात की थी, तो एनुअल प्लांट्स में हमारे पास जो साइट ऑफ परसेप्शन है वो हमने क्या कहा, क्या है इसमें, इम्बाइब्ड सीड्स। इम्बाइब्ड सीड्स विल सेंस लो टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इम्बाइब्ड सीड्स कब होते हैं, जब नेचुरल कंडीशन में, सपोज हम एनुअल्स में ले रहे हैं, एग्जाम्पल आप ले सकते हो लाइक विंटर सीरियल्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विंटर सीरियल्स में। हम इसको इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि वीट की आपके पास वैसे लॉन्ग डे वैरायटी भी होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डिफरेंट वेराइटीज आ चुकी हैं, इसको हम विंटर वीट कहते हैं। विंटर वीट जिसको रिक्वायरमेंट है कोल्ड टेम्परेचर की, तो विंटर वीट की सोइंग हम क्या करेंगे, जब कब सोइंग करेंगे, जब विंटर कंडीशन स्टार्ट होने वाला है, अर्ली विंटर या लेट ऑटम सीजन में हम सोइंग कर देते हैं। अब आपने सीड की जब सोइंग की तो बेसिकली आप उसमें क्या करते हो, उसमें आप वाटर भी ऐड करते हो सॉइल में, तो ये जो ड्राई सीड था इट विल बिकम वाटर सोक्ड सीड। वाटर सोक्ड को हम क्या कह देंगे, इम्बाइब्ड सीड। अब आपने ये जो इम्बाइब्ड सीड है, जितने टाइम तक विंटर कंडीशन रहेंगी, विंटर कंडीशन आपको पता है 1 या 2 मंथ्स रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी एरिया है पर्टिकुलर। अगर आपने अर्ली विंटर हम कह सकते हैं सपोज दिसंबर या नवंबर एंड से स्टार्ट हो गया, तो अगर आपने नवंबर में सोइंग कर दिया तो आप उसको दिसंबर दे रहे हो, आप उसको जनवरी दे रहे हो, आपने कोल्ड ट्रीटमेंट इतना दे दिया। ठीक है, तो जब तक वो इम्बाइब्ड सीड्स हैं आपने उसको क्या दे दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट इम्बाइब्ड सीड्स को मिल चुका है तो उसमें वो परमानेंट चेंज आ गया, जब तक वो सीड है आगे उससे क्या बन गया, सीडलिंग। तो कोल्ड ट्रीटमेंट उसको मिल गया, जो उसका क्रूशियल स्टेज था वो क्या था, इम्बाइब्ड सीड। अगर आपने उस टाइम पे सोइंग कर दिया जब विंटर कंडीशन है तो ठीक है, उसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिल गया। बट अब आप ये सोचो कि कोई बात नहीं, हम भूल गए, अब हम फिर से उसको सोइंग कर लेते हैं और हम फेब एंड में स्टार्ट कर देते हैं सोइंग, तो फरवरी में आपके पास वो विंटर कंडीशंस नहीं रह जाएंगी, आप उसको ज़्यादा देर की जो कंडीशंस है कोल्ड टेम्परेचर की वो नहीं दे पाओगे। तो उस केस में प्लांट वो सीड जर्मिनेट करेगा, प्लांट भी बनेगा, बट आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए जो स्टिमुलस था वो प्रॉपर टिश्यू रिस्पॉन्ड करे तभी आपको फ्लावरिंग मिल सकता है। तो प्रॉपर टिश्यू यहाँ पे क्या है, इम्बाइब्ड सीड्स। इम्बाइब्ड सीड्स को जब हमने कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट उसको 1 या 2 मंथ्स का जितना कभी मिला, उसके बाद सीड से क्या बन गया, सीडलिंग। इम्बाइब्ड सीड को तो कुछ ही देर का मिल रहा है, पर यह है कि प्रॉपर टाइम होना चाहिए सोइंग का, जिस टाइम पे आप सोइंग कर रहे हो वहां पे परमानेंट चेंज होना जरूरी है। अब सीडलिंग बन गया, उससे वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की। वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो अब अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि जो कोल्ड कंडीशन है, धीरे धीरे इम्बाइब्ड सीड्स जब तक हैं तब तक तो कोल्ड कंडीशन मिला, सॉइल में देखो आपने वाटरिंग किया, फिर आपने सीड्स को सो किया, वो जो ड्राई सीड्स थे वो कुछ दिन में वाटर सोक करेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन से धीरे धीरे जो सीड है वो सॉइल से बाहर आएगा। इस टाइम में जो है कुछ टाइम, उस टाइम तक उसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब जब सीडलिंग भी बन गया, जैसे जैसे सीडलिंग से आगे ग्रोथ होती जा रही है तो धीरे धीरे विंटर भी तो खत्म होता जा रहा है, तो जब तक वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है तब तक आपके पास स्प्रिंग सीजन आ चुका है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में लॉन्ग डेज हो चुके हैं, टेम्परेचर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई राइज कर चुका है, विंटर खत्म हो चुका है। वेजिटेटिव ग्रोथ में आपको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो आप, रिप्रोडक्टिव फेज में वो एंटर करेगा स्प्रिंग में एंड तक जाके, और रिप्रोडक्टिव फेज में आगे क्या बन जाएंगे, उसके पास ग्रेन्स या सीड्स बन जाएंगे, और समर एंड तक उसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। समर में हार्वेस्टिंग, इसका मतलब तब तक फ्रूट बन चुका है। तो देखा जाए
हमें अगर रिप्रोडक्टिव फेज मतलब फ्लारिंग चाहिए था, तो ऐसा नहीं है कि जब तक आपको फ्लारिंग नहीं मिला तब तक आपने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया। आपने कोल्ड ट्रीटमेंट उस टिश्यू को दिया जो रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपने उस सही टाइम पे कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया तो उसके बाद जब उसकी ग्रोथ हो रही है, तो चाहे टेम्परेचर इंक्रीज भी कर जा रहा है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं है, स्टिल यू गेट द रिस्पॉन्स और हमें फ्लारिंग मिलता है। इसलिए हम इसको एपिजेनेटिक रेगुलेशन ले रहे हैं। सिमिलर केस हम बाइनियल्स का भी ले सकते हैं। जो बाइनियल्स थे उस केस में आपके पास जो टिश्यू है वो क्या है, वो है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जैसे हम रेडिश का एग्जांपल लेते हैं, आप मोस्ट ऑफ यू हैव सीन रेडिश। फर्स्ट ईयर अगर हम रेडिश को ग्रो करते हैं तो आपको एक वेजिटेटिव प्लांट मिलता है। उसकी जो आप रेडिश है अगर आप उसको रिमूव कर लेते हो तो आपको जनरली आप फ्लारिंग तक नहीं जाते हो तो आप रेडिश को यूज़ कर लेते हो। बट अगर हम रेडिश यूज़ ना करें, उस प्लांट को 1 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो नेक्स्ट ईयर आप देखोगे रेडिश में वाइट कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं। रेडिश में नेक्स्ट ईयर जाके फ्लारिंग हुआ, मतलब 2 ईयर्स चाहिए उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए जो बाइनियल्स होते हैं उनका सीड रिस्पॉन्ड नहीं करता, उनका क्या रिस्पॉन्ड करता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब बाइनियल्स में क्या होगा, हम सोइंग कर दी सपोज ड्राई सीड की, सीडलिंग बन गया, सीडलिंग से कुछ वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया। ठीक है, अब ये साइकिल हमें पहले साल में मिल गया। वेजिटेटिव ग्रोथ है तो इसका मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम बन चुका है। अब ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इट शुड गेट लो टेम्परेचर कंडीशन। सो विंटर कंडीशंस अगर ये गेन कर लेता है वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद, विंटर्स के बाद आप नेक्स्ट स्प्रिंग में देखोगे तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा, फ्लारिंग। तो अब अगेन जो सिर्फ उसका शूट मेरिस्टम था उसको विंटर कंडीशंस चाहिए, बाकी सीजन्स में आपको जो भी ग्रोथ मिल रही है उसमें अगर लो टेम्परेचर नहीं भी है तब भी एंड में आपको रिस्पॉन्स क्या मिला, फ्लारिंग। अगर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ इतना लेट हुआ कि विंटर सीजन क्रॉस हो चुका है, फिर उसमें फ्लारिंग नहीं होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ आपको मिलेगा, सीडलिंग जर्मिनेट कर जाएगा, ग्रोथ भी मिलेगा, लेकिन रिस्पॉन्स हमारा क्या है यहाँ पे, फ्लारिंग। तो फ्लारिंग मिलने के लिए वो जो टिश्यू है जो रिस्पॉन्ड करता है उसको प्रॉपर टाइम पे वो कोल्ड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर एनुअल्स हैं तो इम्बाइब्ड सीड्स को मिलना चाहिए, अगर बाइनियल्स हैं तो शूट एपिकल मेरिस्टम को मिलना चाहिए। तो ये दोनों ही प्लांट्स, दो टाइप के प्लांट्स हम ले रहे हैं जो वनलाइजेशन शो कर रहे हैं, और वनलाइजेशन में जस्ट उनको क्या चाहिए, कोल्ड की रिक्वायरमेंट चाहिए। आपके पास जो वनलाइजेशन है वो एक तरह से प्लांट को प्रिपेयर कर रहा है, जब तक वो कोल्ड ट्रीटमेंट की उसको नहीं मिलता है तब तक वो फ्लारिंग शो नहीं करता है। एक तरह से वनलाइजेशन प्लांट को प्रिपेयर कर रहा है कि उसके पास सारे इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी उसके सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, तभी प्लांट जो है फ्लारिंग या रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करे। तो वनलाइजेशन एक तरह से प्रिपेयर करता है। लाइक हमने एनुअल प्लांट्स में बहुत सारे विंटर सीरियल्स कंसीडर किए थे, वैसे ही हम बाइनियल्स में कंसीडर कर सकते हैं। इसमें अम्बलीफेरी फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, देन ब्रासिकेसी फैमिली के प्लांट्स भी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप कैबेज ले सकते हो, ब्रासिका स्पीशीज हम कहेंगे, रेडिश हमने कंसीडर कर लिया, और इसमें आप दूसरा एक और बीटा वल्गैरिस प्लांट भी ले सकते हो। सो ये डिफरेंट प्लांट्स हैं जो जनरली 2 ईयर्स में एक बार फ्लारिंग शो करते हैं, इसलिए वो क्योंकि अपने लाइफ साइकिल में वो एक ही बार फ्लारिंग कर रहे हैं। एनुअल प्लांट्स का तो लाइफ साइकिल ही 1 ईयर है, तो वो एक ही बार फ्लारिंग करेंगे। इन दोनों को ही हम मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। मोनोकार्पिक मीन्स विच फ्लावर वंस इन देयर लाइफ साइकिल, मोनोकार्पिक, 1 टाइम फ्लारिंग होती है सिर्फ इनमें। ठीक है, तो बाइनियल्स को भी आप मोनोकार्पिक कह रहे हो, एनुअल्स तो हैं ही मोनोकार्पिक। सो ये हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो मोनोकार्पिक फ्लावर्स के ले रहे हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स के ले रहे हैं, जो क्या शो कर रहे हैं, वनलाइजेशन। सो वनलाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद हम हमारे पास डिफरेंट पाथवेज हैं जो हम कंसीडर करेंगे फ्लारिंग के लिए। सो डिफरेंट फ्लारिंग पाथवेज क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वी कैन से फोटो पीरियोडिक पाथवे। सेकेंड इज ऑटोनॉमस पाथवे। ऑटोनॉमस पाथवे और वनलाइजेशन पाथवे दोनों को ही हम एक ही कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, बिकॉज देयर मैकेनिज्म इज सेम टू इनिशिएट फ्लारिंग। थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट, और इसको हम सुक्रोज पाथवे भी कह सकते हैं। एंड फोर्थ इज GA पाथवे, और यू कैन कॉल इट सिंपली हार्मोन पाथवे।
सो फोटोपीरियोडिक पाथवे का मतलब जिसमें हम जो मैकेनिज्म ले रहे हैं फ्लावरिंग के लिए वो क्या है, फोटोपीरियोडिज्म। तो फोटोपीरियोडिज्म इसका मतलब ये वाला पाथवे जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर में हम रेड लाइट ले सकते हैं, फार रेड लाइट ले सकते हैं। अगर हमारे पास जो पिगमेंट है प्लांट में वो कौन सा है, हम ले रहे हैं फाइटोक्रोम, या इसमें आप ब्लू लाइट भी ले सकते हो अगर जो पिगमेंट है वो क्या है, क्रिप्टोक्रोम। पर बेसिकली ये पाथवे डिपेंडेंट होगा किस पे, एक्सटर्नल फैक्टर लाइट पे, इसलिए आप फोटोपीरियोडिज्म कह रहे हो और फोटोपीरियोडिक पाथवे कह रहे हो। देन ऑटोनोमस पाथवे वो होता है, ऑटो का मतलब क्या था, सेल्फ, जिसमें इंटरनल फैक्टर्स थे और उसमें आप ले सकते हो डिफरेंट वेजिटेटिव करेक्टर्स लिए जा सकते हैं इसमें। लाइक मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है जो प्लांट है उसका लीफ नंबर डिसाइड करेगा कि फ्लावरिंग कब होगा। कई प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि कुछ प्लांट्स का एग्जांपल एकेशिया का जैसे लिया गया कि 41 लीव्स हो जाते हैं उसके बाद वो फ्लावरिंग करता है। अगर आप वो लीव्स तोड़ लो तो वो फ्लावरिंग रुक जाती है, फ्लावरिंग उसमें नहीं इनिशिएट होता है। आप जैसे ही 41 वो कंप्लीट होगा आप उसको टाइम दोगे तो वो फ्लावरिंग आगे शो करेगा। तो कुछ केसेस में लीफ नंबर इंपॉर्टेंट होता है, कुछ केसेस में हाइट इंपॉर्टेंट होती है। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स हम ले सकते हैं जो वेजिटेटिव करेक्टर्स के बेसिस पे। इंटरनल फैक्टर्स तो इसलिए हमने पाथवे कौन सा कह दिया, ऑटोनॉमस पाथवे। देन वर्नलाइजेशन और इन दोनों का जो मैकेनिज्म होता है, कौन से जीन्स को रेगुलेट करते हैं, वो सेम होता है, बट वर्नलाइजेशन में आपने एक्सटर्नल फैक्टर लेना है। एक्सटर्नल फैक्टर यहां कौन सा लेंगे हम, टेम्परेचर। ठीक है, सो वर्नलाइजेशन में टेम्परेचर आ गया और यहां पे एक्सटर्नल फैक्टर क्या लिया हमने, लाइट। ऑटोनॉमस में इंटरनल फैक्टर्स, कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज पाथवेज इंटरनल, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या देखना है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अच्छा होना चाहिए प्लांट का। अगर उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अच्छा है तो वो इनिशिएट कर सकता है फ्लावरिंग, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, नए जीन्स को रेगुलेट करना है, नए स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, नए सेल्स बनाने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट फैक्टर अगर सही है तो वो फ्लावरिंग कर सकता है। जीए पाथवे में जीए कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए। अगेन ये भी कैसा है, इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल में हमारे पास दो ही हैं, लाइट और टेम्परेचर, जो हमने इस दो पाथवे में लिया, और ये तीन जो हैं वो इंटरनल फैक्टर्स के बेसिस पे पाथवे हैं। तो ये डिफरेंट पाथवेज जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि फ्लावरिंग सिर्फ एक पाथवे से नहीं हो सकता, डिफरेंट पाथवेज इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक प्लांट में अगर तो वो ऑटोनोमस रेगुलेशन शो करता है तो वो सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स के बेसिस पे करेगा। इंटरनल फैक्टर्स में आप ऑटोनोमस पाथवे ले सकते हो, कार्बोहाइड्रेट पाथवे, जीए पाथवे, इन तीनों में से कोई पाथवे चल सकता है, तीनों भी एक साथ चल सकते हैं, सिंगल वन भी डिटरमाइन कर सकता है फ्लावरिंग। अगर प्लांट जो है ऑब्लिगेट या स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट चाहता है और ऑब्लिगेट रेगुलेशन शो करता है तो उसको ऑब्लिगेट रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल फैक्टर की। अगर उसको रेड लाइट की रिक्वायरमेंट है तो वो फोटोपीरियोडिक पाथवे शो करेगा। अगर उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो वो वर्नलाइजेशन शो करेगा। अगर जो प्लांट है वो शो करता है, थर्ड टाइप जो हमने पढ़ा था फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है कि अगर उसको टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर मिला, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी मिला तो वो किसी और फैक्टर, इंटरनल फैक्टर के बेसिस पे फ्लावरिंग शो कर सकता है, क्योंकि उसमें दोनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक प्लांट में आपके पास टेम्परेचर और फोटोपीरियोडिक में से में जनरली एक एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत होती है, बट बाकी इंटरनल तीनों एक साथ काम कर सकते हैं। तीन इंटरनल फैक्टर के साथ कोई एक एक्सटर्नल भी हो सकता है, या हो सकता है इन पांच में से कोई एक ही पाथवे जो है वो फ्लावरिंग को डिटरमाइन कर ले। वो प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है, बट पाथवेज डिफरेंट हो सकते हैं जो फ्लावरिंग के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एक क्विक हम कंपैरिजन कर लेते हैं वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियोडिज्म में। टेम्परेचर जो आपका फैक्टर है वो तो डिफर करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर टेम्परेचर है और यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, लाइट। ठीक है, बट ये दोनों ही एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने बनाया है। फोटोपीरियोडिज्म में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट ऑफ परसेप्शन कहा था वो क्या है, फर्स्ट हमने फैक्टर कंपेयर कर लिया, देन स्टिमुलस फर्स्ट हम ले लेते हैं, बेसिकली फैक्टर और स्टिमुलस यही हुआ, देन आपके पास आ जाएगा साइट ऑफ परसेप्शन। तो वर्नलाइजेशन के केस में आपके पास दो टिश्यूज थे, या तो हमें दिया होगा इम्बाइब्ड सीड्स या हमें दिया होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। माइंड यू कभी भी ड्राई सीड्स को चूज नहीं करना है, क्योंकि ड्राई सीड्स अगर वर्नलाइजेशन शो करते तो आप कभी भी स्टोरेज हाउसेज में ड्राई सीड्स को लो टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर पाते, तो वो वर्नलाइजेशन शो कर लेते, फ्लावरिंग शो कर लेते। हम स्टोरेज हाउसेज में उसको सीड्स को लो टेम्परेचर पे क्यों रख पाते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे वो सीड्स डोरमेंट कंडीशन में होते हैं। ड्राई सीड्स अगर उसमें किसी ने वाटर सोक कर लिया तो आपने देखा होगा वो स्प्राउट कर जाता है, ठीक है, तो आगे उसको आप सोइंग करोगे तो आपको उसमें फ्लावरिंग वाला रिस्पॉन्स मिल सकता है अगर उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट
है तो, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, वर्नलाइजेशन के लिए इम्बाइब्ड सीड्स चाहिए, नॉट ड्राई सीड्स। तो ये टिश्यू वर्नलाइजेशन के लिए है। अगर हम फोटोपीरियोडिज्म की बात करें तो टिश्यू क्या होगा इसमें, लीव्स। अब जो वर्नलाइजेशन है उसमें हार्मोन कौन सा बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। वर्नलाइजेशन में जो हार्मोन बनता है उसको हम कहते हैं वर्नैलिन, और फोटोपीरियोडिज्म में हमने ऑलरेडी किया जिसको हम कहते हैं फ्लोरिजन, और फ्लोरिजन के साथ हम जीए भी इंपॉर्टेंट ले सकते हैं। ऑक्सिन्स और इथाइलिन हमने किया था इन पाइनएप्पल फैमिली ओनली। तो इस केस में वर्नैलिन बनता है, इस केस में फ्लोरिजन जो इंपॉर्टेंट है। जीए कुछ प्लांट्स में बन सकता है। दोनों ही अभी तक आइसोलेटेड नहीं है और अभी तक उनका केमिकल नेचर क्या है वो हमें क्लियर नहीं है, ना ही वर्नैलिन का ना ही फ्लोरिजन का। बट इतना श्योर है कि जब भी आप प्लांट को लो टेम्परेचर दोगे उसमें वर्नैलिन जरूर बनता है। प्लांट को अगर आप लाइट देते हो फ्लावरिंग के लिए तो उसमें फ्लोरिजन जरूर बनता है, ठीक है। केमिकली वो दोनों क्या है वो अभी तक नहीं पता। इन दोनों का ही एक कॉमन फीचर ये है, बोथ आर सेल्फ प्रोपगेटिंग। सेल्फ प्रोपगेटिंग का मतलब क्या है, फ्लोरिजन भी लीव्स में बना था फिर जाके वो टिप्स पे मूव किया, वैसे वर्नैलिन जो है टिश्यू आपके पास सीड्स है और एपिकल मेरिस्टम है, लेकिन आगे ये प्रोपगेट होता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, आगे शूट टिप्स या ब्रांच टिप्स जहाँ पे क्या बननी है, फ्लावर्स बनने हैं। तो ये सेल्फ प्रोपगेटिंग होता है, एक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर, और इसको ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट से भी कंफर्म किया गया। ग्राफ्टिंग क्या होता है, जिसमें हम एक प्लांट को कट कर देते हैं, उसके ऊपर कोई और प्लांट का पार्ट रखते हैं और फिर देखते हैं कि प्रोपगेशन मूवमेंट है या नहीं है। तो उससे भी कंफर्म किया गया है कि फ्लोरिजन और वर्नैलिन दोनों ही सेल्फ प्रोपगेटिंग है। तो ये एक कंपैरिजन है वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म का। दिस कंप्लीट्स आवर फ्लावरिंग चैप्टर, और इसमें जस्ट बेसिकली अभी हमने टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग पाथवेज और बेसिक मैकेनिज्म क्या है वो किया है, बट इन डिटेल अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, कैसे कैसे फ्लावरिंग डिफरेंट प्लांट्स में होता है, दैट विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर्स।